Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Statistical mechanics lecture number 2 we are going to start. Here I set some objective for our lecture number 2. We will discuss about intensive and extensive properties of any system, thermodynamics equilibrium and its types, thermodynamics types of thermodynamic processes. यहाँ पे आएगा process. Thermodynamic process की types, what is internal energy. At the last we will discuss real and ideal gas. तो आज के लेक्चर नंबर 2 के हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे की पॉइंट्स हैं. तो चले हम स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. The physical property of the system that doesn't depend on the system size or the amount of matter in the system. ठीक है. अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी सॉरी. अब हम ये ले लेते हैं सिस्टम. ये सिस्टम हमारा कौन सा है, हम ले लेते हैं पिस्टन. मोटरसाइकिल के पिस्टन होते हैं ना, जिसके अंदर हमारा जो ऑयल होता है, पेट्रोल जिसे हम कहते हैं, वो बर्न होता है. ठीक है. तो मे बी अगर आपने देखे हों पिस्टन इस तरह के होते हैं, तो इसके अंदर इस तरह एक प्लंजर सा टाइप लगा होता है जो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है. अब एक ये हमने ले लिया सिस्टम, दी फिजिकल प्रॉपर्टी. अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम दैट डजंट डिपेंड ऑन द साइज. अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ये नाम याद रखना है. इंटेंसिव का मतलब अंदरूनी प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंसिव का मतलब बैरूनी प्रॉपर्टीज़. अब बैरूनी और अंदरूनी किसकी, किसी भी सिस्टम की. तो अब हम जब बात कर रहे हैं अंदरूनी, ये जो एरिया है ना, ये इस एरिया के अंदर की बात कर रहे हैं, तो हम इसके साइज़ की बात कभी भी नहीं करेंगे. तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट डजंट डिपेंड ऑन द सिस्टम साइज और द अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम. तो अब यहाँ पे 2 लीटर ऑयल है, पेट्रोल है, 3 लीटर है, 4 लीटर है ये, और इसका साइज़ कितना है, यानी कि ये 4x4 फीट का है, ये 8x4 फीट का है. तो इस चीज़ की कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं. ठीक है. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर सिस्टम. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ अब जो होती हैं ना, वो ख़ास किस्म के सिस्टम के लिए, पर्टिकुलर सिस्टम के लिए होती हैं. आर स्पेसिफिक यानी कि वो स्पेसिफिक होती हैं टू द पर्टिकुलर सिस्टम, यानी कि वो बहुत कम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके लिए हम इन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं. एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट रहती हैं. अब कोई भी सिस्टम ले लें, जैसे अगर हम बॉयलर की बात करें, अगर हम किसी भी बॉयलर के लिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो अगर हम बॉयलर 1 की बात करेंगे तो बॉयलर 2 के लिए भी उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ यही रहेंगी. ठीक है. तो रिगार्डलेस ऑफ द साइज, टेम्परेचर, प्रेशर इटीसी. रिगार्डलेस यानी कि उसका प्रेशर, टेम्परेचर और साइज. ठीक है. अब ये हो गई हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अभी इसकी हम स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ लेते हैं. द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डजंट डिपेंड ऑन द सिस्टम साइज और द अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम. ठीक है. तो किसी भी सिस्टम के साइज पर इतना बड़ा छोटा है, वो इतना बड़ा है, वो एक लाइन है, वो कुछ भी है, इस पर डिपेंड कभी भी नहीं करेगा. ठीक है. अब हम देख लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है. एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम. अब हम बात करें हैं, बाहर आ गए, हम सिस्टम से बाहर आ गए. अब ये जो हमने पिस्टन लिया था, ठीक है, अब हम इसके बाहर आ गए हैं. अब जब हम इसके बाहर आ गए तो हम देख लेते हैं कि बाहर हमने किन टर्म्स को लेना है. एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द सिस्टम साइज. ठीक है, सिस्टम साइज पर डिपेंड करेगी, और द अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम. अब ये जो प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करेगी किसी भी
सिस्टम के साइज़ पर, यानी कि उसका साइज़ कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना उसकी जो वॉल्स हैं कितनी थिक हैं, ठीक है। ये जो वॉल्स हैं वो कितनी थिक हैं, कितनी किस मटेरियल की, यानी कि उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। वॉल्यूम है, जैसे एनर्जी है, मैस है, एटीसी। तो और इसके साथ साथ साइज़ के साथ साथ हम इसके अंदर जो वॉल्यूम है कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी, सॉरी, दैट कुड बी एनी सॉलिड मटेरियल, दैट कुड बी एनी लिक्विड और एनी गैस, या हम किसी भी पानी के वेपर्स हो सकते हैं। जैसे ऐसे बकेट्स गुजर रही होती हैं जब हमने कूल करना होता है किसी भी अपने मटेरियल को, जहाँ पे बॉयलर्स लगे होते हैं तो वहाँ पे खाद बन रही होती है ना, तो हमने अपने सिस्टम की कूलिंग को मेंटेनेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम पानी को ज़राअत में बदल लेते हैं। तो ठीक है, तो हमारे वो मटेरियल हमारा पानी भी हो सकता है, पानी के बुखारात ज़रात भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने बात करनी है इस तरह इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की, तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये इसकी एग्जांपल दी हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये देखिए, साइज़, वॉल्यूम, मैस, लेंथ, एंट्रोपी, एनर्जी एंड वेट, ये किसी भी सिस्टम की इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या? साइज, वॉल्यूम, मैस, लेंथ, एंट्रोपी, एनर्जी एंड वेट। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, जैसे कि अभी बात की थी, मैस, वॉल्यूम, ठीक है, साइज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ये कलर भी है, लस्ट है, बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, हार्डनेस है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो ये दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की एग्जाम्पल थी। अब हमारा जो सेकंड था ऑब्जेक्टिव था थर्मोडायनेमिक एक्विलिब्रियम। हमने थर्मोडायनेमिक एक्विलिब्रियम देखनी है। तो एज अ फिज़िक्स स्टूडेंट, बीइंग अ फिज़िक्स स्टूडेंट, या फिज़िक्स सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए हम अगर इक्विलिब्रियम को देखें, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी भी सिस्टम का अपनी एक ऐसी स्टेट को गेन कर लेना जिसमें फर्दर कोई चेंज ना आए, ठीक है। यानी कि फर्दर उसकी स्टेट में कोई चेंज ना आए। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो वो बस वहीं पर रुक जाए, वो उसकी इक्विलिब्रियम होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक टेबल ले लूँ, ठीक है, ये मैंने टेबल ले लिया, तो इसके ऊपर अगर मैं इस बॉक्स को रख लूँ तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्टेट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन इसने गेन कर लिया है। तो अगर मैं इसको पुश करता हूँ, ठीक है, इसको मैं पुश करता हूँ टूवर्ड्स, इसको मैं आगे वाली साइड में पुश करता हूँ, तो यानी कि ये क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन को यहाँ से फिर यहाँ चेंज कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि इसने अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को ख़त्म कर दिया है। लेकिन जब तक ये इसी पड़ा रहेगा इसी कंडीशन में, तो मतलब ये है कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो हमने बिल्कुल यही चीज़ देखनी है एक सिस्टम के लिए। तो इट इज़ एन इंटरनल स्टेट ऑफ अ सिंगल थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब यहाँ पे हमने लगा दी है लिमिट सिंगल थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी कि वो कोई भी सिंगल थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा। अब हम ले लेते हैं सिस्टम ए, एनी स्टेट ऑफ ए होमोजीनियस सिस्टम इन विच एनी टू ऑफ द थ्री वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ज़रा बात को समझना है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं थ्री वेरिएबल्स ए, बी एंड सी। तो अब हमने क्या यहाँ पे बात की कि एनी स्टेट, कोई भी स्टेट ऑफ ए होमोजीनियस सिस्टम। अब ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम है। तो अब इस होमोजीनियस सिस्टम में से कोई भी एक स्टेट, वो ए हो सकती है, वो बी हो सकती है, वो सी हो सकती है, इन विच एनी ऑफ टू थ्री वेरिएबल्स को, ठीक है, any two of the three variables remain constant as long as the external condition remain unchanged is said to be thermodynamics equilibrium। अच्छा चलो अब मैं इसको समझाता हूँ। ये मेरा एक सिंगल सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर ए और बी, या ए और सी, या बी सी, या सी ए, या बी ए, इन तीनों में से कोई दो कंडीशन, दो कोई
कोई दो ये जो बॉडीज़ हैं जब तक आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगी, शर्त ये है कि बाहर से उनका जो टेम्परेचर है वो चेंज ना किया जाए, उनका जो प्रेशर है वो चेंज ना किया जाए, उनकी जो एनर्जी है वो चेंज ना की जाए। ठीक है, जो भी फैक्टर है जो इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज करने में थोड़ा सा भी रोल प्ले कर सकता है वो इस पे अप्लाई ना हो। ठीक है, वो जब तक रिमेन अनचेंज रहेगा तो मतलब कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन को होल्ड किए रखेगा। बात को समझ आई? बात की समझ आई कि अगर इन तीनों में से कोई दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एज एनी स्टेट ऑफ ए होमोजीनियस सिस्टम, ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम इन विच जिसमें से एनी टू ऑफ थ्री वेरिएबल, तीन में से दो वेरिएबल जब तक कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है, रिमेन वेरिएबल, ये चेंज होने वाली चीज़ें हैं ना, यानी कि ए चेंज हो सकता है, बी भी चेंज हो सकता है, सी भी चेंज हो सकता है। थ्री वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट एज लॉन्ग द एक्सटर्नल कंडीशन रिमेन अनचेंज, जब तक ये दोनों वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगी तब तक हमारा जो है सिस्टम वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को होल्ड किए रखेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आगे कंडीशंस की तरफ कि कौन कौन सी इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो सकती है। अब हमारे पास हो सकती है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नो मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट विद इन द सिस्टम और ऑफ द सिस्टम। अब ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये मैंने सिस्टम ले लिया। अब बात हो रही है मैक्रोस्कोपिक की, ध्यान करना है, माइक्रोस्कोपिक नहीं है, मैक्रो, यानी कि बड़ी कोई चेंज किसी सिस्टम के ऊपर, यानी कि उसकी पोजीशन में चेंज आ जाए, ये बड़ी ये हो सकती है ना कि हमने अपने सिस्टम को उठा के एक जगह से कहीं और रख दिया, कुछ इस तरह की और भी चेंजेस हो सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट विद इन द सिस्टम और ऑफ द सिस्टम, नो अनबैलेंस्ड फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, सच अ सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मेरा जो सिस्टम है ए, जब तक इसके ऊपर सराउंडिंग के लिहाज से, ठीक है, जब तक सराउंडिंग के लिहाज से इसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, यानी कि अगर ये पॉइंट एक्स से पॉइंट एक्स नॉट तक मैंने रखा था तो ये ना हो कि ये अपनी पोजीशन को चेंज करके इस पोजीशन आर पे चला जाए। ठीक है, ये मैंने फर्जी नाम ले लिया, तो यानी कि उसके अंदर किसी तरह की भी कोई मैकेनिकली चेंज नहीं आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि भी हमारा जो सिस्टम है वो जी उसने मैकेनिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन होल्ड कर लिया। आगे है थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसा कि हम जानते हैं थर्मल क्या होता है, इनके हीट होती है ना, भाप होती है। तो देयर शुड बी नो टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन द पार्ट ऑफ द सिस्टम और बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल होती हैं, है ना। अच्छा, ये अब मैंने ले लिया एक और सिस्टम, ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट। अब देयर शुड बी नो टेम्परेचर डिफरेंस, अगर यहाँ पे 100 सेल्सियस है और यहाँ भी 100 सेल्सियस है, ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है, तो देयर शुड बी नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब ए पार्ट और बी पार्ट का जो टेम्परेचर है वो मैंने मेंटेन किया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 100 है तो दूसरा भी 100 होना चाहिए, अगर ये 150 है, ये 120 है तो वो भी 150 या 120 ही होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी कंडीशन है कि भी उसको अपनी सराउंडिंग के साथ भी जो टेम्परेचर है वो भी सेट करके रखना पड़ेगा। यानी कि अगर अंदर 100 है और इसका अगर हम सम निकालते हैं तो हमारी सराउंडिंग में अगर हम ले लें 20, ठीक है, 20 सेल्सियस चल रहा है, तो इस सिस्टम को अपनी सराउंडिंग के साथ भी 20 सेल्सियस के साथ चलना पड़ेगा, यानी कि मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो यही बात है ना, देयर शुड बी नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ द सिस्टम और बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे दो कंडीशंस सेटिस्फाइड हो गई।
अब थर्ड नंबर पे है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन विद इन दिस सिस्टम and also no movement of any chemical constituent from one part of the system to the another। ये बिल्कुल वही बात है कि अगर हमने एक सिस्टम लिया हुआ है और उस सिस्टम के अंदर हमारे दो पार्ट्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे फ्रिज होती है ना, फ्रीज़र उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। या जैसे हमारे पास डीप फ्रीज़र होता है, तो डीप फ्रीज़र तो ऐसे होता है ना, इस तरह का डीप फ्रीज़र तो इस तरह का होता है ना लैंडस्केप। और फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर जो हमारे घर है वो इस तरह का लंबा टाइप होता है, तो एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक छोटे नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। आप उसी को कंसिडर कर लो। तो और देखो कि ऊपर वाले हिस्से में हमने एक केमिकल रख दिया और एक नीचे वाले जगह पे हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रख दिए, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, वहाँ पे केमिकली कोई चेंज ना आ रहा हो, ठीक है। रिएक्शन हो रहे हैं या बल्कि रिएक्शन हो रहे हैं तो रिएक्शन अपनी जो कंडीशन है ना उसे फुलफ़िल कर चुका हो। जो भी आपस में रिएक्शन हो रहे हैं उन दोनों चीज़ों को वो फुलफ़िल कर चुका हो, ठीक है। और अब ए पार्ट और बी पार्ट इन दोनों में, ये यहाँ पे देखो ज़रा, देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन विद द सिस्टम एंड आल्सो नो मूवमेंट, यानी कि विद द सिस्टम, इस सिस्टम के साथ केमिकली रिएक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए अब मज़ीद। वो जो केमिकल रिएक्शन हमने करवाने थे वो मुकम्मल हो चुके हैं, अब मज़ीद नहीं हो सकते। और इन दोनों के दरमियान ए और बी, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्से के दरमियान किसी तरह का भी जो हमारा लिक्विड पड़ा हुआ है, गैस पड़ी हुई है या कोई भी किसी तरह के वेपर्स पड़े हुए हैं, तो उनकी मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ एनी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसमें किसी तरह की कोई भी केमिकली मूवमेंट नहीं होना चाहिए फ्रॉम वन पार्ट टू द सिस्टम ऑफ द अदर पार्ट। तो हमारे पास कुछ इसके वे होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के। अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है थर्मोडायनेमिकली, जैसे अगर हम बाइक को देखें तो हम बाइक को निकालते हैं, उसमें की इंसर्ट करते हैं, की इंसर्ट करने के बाद उसको ऑन करते हैं, उसके बाद किक लगाते हैं या सेल्फ लगाते हैं, फिर वो स्टार्ट होता है। तो फिर यानी कि हमें 4-5 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो इसी तरह अब हमें कोई भी प्रोसीजर करवाना है, जैसे कोई केमिकल, कोई मैकेनिकल या इसी तरह का हमें सिस्टम के अंदर कोई प्रोसीजर करवाना है, तो कोई प्रोसेस करवाना है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो उन्हें हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, अ फिनोमेना थ्रू विच अ सिस्टम चेंज इट्स स्टेट कॉल्ड प्रोसेस और प्रोसेस, ठीक है। कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि किसी भी ऐसे अमल से गुजरे जिससे उसकी स्टेट चेंज हो जाए। जैसे अब हमने क्या किया, गए नाई के पास, वहाँ पे आधा पौना घंटा लगाया, उसने कटिंग शटिंग की, दाढ़ी शाड़ी बनाई, और क्या कहते हैं, अगर फीमेल्स हैं वो पार्लर वगैरह गई तो वहाँ से सुर्खी पाउडर लगवाया, तो यानी कि स्टेट ही चेंज होगी, बदल गया सारा कुछ। यानी कि बाहर अंदर जाते हुए कुछ और थी और जब बाहर आए हैं तो हम कुछ और हैं। यानी कि हम इस अमल से गुजरे हैं कि हमारी स्टेट ही चेंज हो गई है, पहचाने नहीं जा रहे बिल्कुल, यानी कि अजीब हम बदल गए हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। या जैसे हम अपनी एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाइक है। अब बाइक किसी गारे वाली जगह से गुजरा जहाँ पे बहुत थिक मट्टी थी, तो उसके टायर वो गंदे हो गए हैं, तो वो प्रोसेस से गुजरा है कि हमने उस पर पहले पानी, ठीक है, पानी हमने उस पर फेंका, उस पर सर्फ शर्फ लगाया, तो फिर हमने उसके पे पानी लगाया तो वो साफ़ सुथरा हो गया। यानी कि पहले गंदा हुआ था फिर साफ़ हो गया, यानी कि वो प्रोसेस से गुजरा है। साफ़ होने के लिए वो 2-3 स्टेप्स उस पर करने पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस पाथ, यानी कि प्रोसेस पाथ होता है दिस सीरीज ऑफ स्टेट्स थ्रू विच अ सिस्टम पासिस ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। मैंने अब पहले आपको बताया कि स्टेट चेंज हुई है, यानी कि हम पार्लर आप गए, हम गए नाई के पास, अंदर गए और बाहर आए, और वहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है
या वो वहाँ पे जो अमल हुआ है ना, जो मेहनत हुई है हम पे, जैसे कैंची चली है, मशीन चली है, हाथ चले हैं वहाँ पे, जो भी अमल हुआ है, ठीक है, उसे हमने कह दिया प्रोसेस। अच्छा, उस प्रोसेस पे फर्दर हम अगर डिस्कशन करें तो वहाँ पे कुछ स्टेप्स हुए होंगे। अब सुर्खी पाउडर का तो मुझे नहीं पता कैसे स्टेप्स होते हैं। तो अगर हम सिंपली लेके देखें दाढ़ी बनाने के लिए, तो उसने पहले क्या किया होगा, फर्स्ट स्टेप में कपड़ा यहाँ पे रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे गले में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया कि उसने क्या किया होगा, कैंची लगाई होगी या मशीन लगाई होगी। थर्ड स्टेप पे उसने फिर बालों को सीधा किया होगा। फोर्थ पे अगर कलर करवाना है तो कलर कर दिया होगा। यानी कि ये स्टेप्स हैं, इस स्टेप से गुजर कर हम तैयार हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस पाथ, यानी कि जो प्रोसेस है हमारा वो इस पाथ से गुजर के डन हुआ है। अब क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक, अब ये जो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है ये क्या है, ये एक टाइप है इस प्रोसेस की। इन थर्मोडायनेमिक अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस आल्सो नोन एज क्वाजी इक्विलिब्रियम, ये क्वाजी इक्विलिब्रियम के नाम से भी जाना जाता है, इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट हैपन स्लोली इनफ फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इंटरनल इक्विलिब्रियम। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इतनी स्लो स्पीड से, इतनी स्लो स्पीड से, यानी कि बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, ये नज़र आ रहा है लाइन, ये देखो ज़रा टाइप्स के साथ में लाइन लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं लाइन लगा रहा हूँ, काम भी हो रहा है और पता भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये कछुए से भी ज़्यादा ना स्लो स्पीड से ये चलता है प्रोसेस। जैसे हम ऐसा ऐसा बड़े होते हैं, 15-16 साल में इतने बड़े होते हैं, तो ये 15-16 साल नहीं लगाता, 15-16 घंटे ज़रूर लगा देता है। ये इतना स्लो प्रोसेस है कि ऐसे लगता है कि सिस्टम ने अपनी जो इंटरनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को होल्ड कर लिया है। एन एग्जांपल ऑफ दिस क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस इज वेयर द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम चेंज एट ए स्लो रेट इनफ टू अलाउ द प्रेशर टू रिमेन यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। यानी कि इसकी एग्जांपल ये है थर्मोडायनेमिक के लिए। देखें, मैंने तो आपको ये बताया ना कि भी मैं लाइन लगा रहा हूँ या हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम थर्मोडायनेमिकली देखें, अगर हम थर्मोडायनेमिकली देखें तो जहाँ ऐसा सिस्टम जहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम चेंज एट स्लो रेट, बहुत स्लो रेट पे, ठीक है। अब ये देख लो, अब ये अगर मैंने एक मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँ अपना एक ग्राफ, तो यहाँ पे मैं ले लूँ वॉल्यूम ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे मैं ले लूँ प्रेशर, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, और यहाँ पे मेरा जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म है, प्रेशर मेरा यूनिफॉर्म आ रहा है, यहाँ पे आके मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो इसी तरह जहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा हो बहुत ही स्लो रेट पे, बहुत ही स्लो रेट पे तो ये उस चीज़ को अलाउ करता है कि प्रेशर यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द सिस्टम। नहीं तो अदरवाइज इस तरह हो सकता है कि वॉल्यूम चेंज होने से प्रेशर आपका चेंज हो जाए। आगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम स्टडी भी करेंगे। लेक्चर नंबर 3, आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक, आइसोमेट्रिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है इसमें। यानी कि ये इसके 2-3 नाम हैं। आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ये देखो, एक में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया और एक में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। आडियाबैटिक, नो हीट ट्रांसफर। आइसेंट्रोपिक, एन आइडियल इज प्रोसेस दैट इज बोथ आडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल, यानी कि आइडियल प्रोसेस है, आइडियल, एक बहुत ही आइडियल। आइसेंथैल्पिक, आइसोएंथैल्पिक, ये इसके दो नाम है। कांस्टेंट इंथैल्पी, इसमें इंथैल्पी जो है कांस्टेंट होती है, हम इस पर बात करेंगे। फ्री एक्सपेंशन, वेयर देयर इज नो एनर्जी एक्सचेंज बट ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह अगर हिम्मत दी अल्लाह ने तो मैं आपको एक इसकी एनिमेशन भी दिखाऊंगा। इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी क्या है किसी भी सिस्टम के लिए? द एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो अब ये देखो, ये एक पैकेट है लेज़ का, ठीक है, ये 10 रुपये वाला लेज़ का पैकेट है। अब इसके अंदर जो थोड़ी सी ये लेज़ है ना, हवाई भरी होती है, ये जो यहाँ, ठीक है, यहाँ तक जो लेज़ पड़े हुए हैं ना आलू के
चिप्स, ये उसकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर हम इसको थर्मोडायनेमिकली देख लें तो जैसे मैंने वहाँ पे वो लिया था पिस्टन, है ना, जिसके अंदर वो बर्न और ये वो सारे प्रोसेस होते हैं। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ये जो पिस्टन होता है ना इसका मोटरसाइकिल का, ठीक है, इसके अंदर हमारे ये चार जो है, तीन जो है ना, वो भी होल्ड करते हैं, हम इस पर अप्लाई करते हैं, हमारे ये जो प्रोसेस है ना इस पर हो रहे होते हैं, ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूमाइजन बैट्रिक और ये वो वाले। तो इस पर भी मैं ज़िंदगी रही तो आपको बताऊँगा फ्री होके। अच्छा, हम बात कर रहे थे इंटरनल एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है, उसके अंदर जो उस सिस्टम के अंदर जो कंटेंट होता है ना, कंटेंट ये नहीं, ये वाला कंटेंट नहीं हाथों से जो हम लिखते हैं, कंटेंट उसके अंदर कोई वेपर्स हो सकते हैं, कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई गैस हो सकती है, कोई सॉलिड हो सकता है, कोई मैस हो सकती है, मैसिव चीज़ हो सकती है। ठीक है, इट इज़ द सम ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब उसके अंदर जो कंटेंट होता है ना, वो इन तीन चार चीज़ों का सम होता है। उसमें एक काइनेटिक एनर्जी है जो कि ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि इंटरैक्शन होगी ना मॉलिक्यूल, हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, P इज इक्वल टू mgh, है ना, यानी कि हार्ट की वजह से, अब पोजीशन में चेंज की वजह से। तो मॉलिक्यूल्स में जब इंटरेक्शन होती है वो एक दूसरे के साथ जब इलास्टिक कोलिजन करवाते हैं तो वो फुदकते रहते हैं वो ऊपर नीचे छलांगे मारते रहते हैं ना, तो फिर पोजीशन में चेंज आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी में भी उसकी चेंज आता रहता है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज़ वॉल्यूम डिपेंडेंट, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई डिपेंड ऑन एटॉमिक रेडियाई, यानी कि अगर एटॉमिक रेडियाई है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियाई की एनर्जी भी शामिल होगी। और इन दो तीन एनर्जियों के सम होता है इंटरनल एनर्जी। अब इसकी एग्जांपल ले लें, इफ़ द सिस्टम और इफ़ द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंज फ्रॉम 1 to 2 बाय सप्लाइंग द हीट Q। अगर हमने एक सिस्टम को, ये मेरा एक सिस्टम है, इसको मैंने हीट सप्लाई की है Q क्वांटिटी में, ठीक है, तो इसको मैंने Q हीट सप्लाई की है, इसकी ये स्टेट है 1 और ये चेंज हो रहा है 2 में, ठीक है, ये चेंज हो गया 2 में, ये 2 हो गया, मैंने हीट सप्लाई की। तो एंड द सिस्टम डजंट वर्क, W डज वर्क, बल्कि डज वर्क, और ये जो सिस्टम है वर्क करे W। अब जाहिर सी बात है ना, ये मेरे पास बॉक्स था और ये कुछ और ही बन गया, ये कोई नई चीज़ बन गई है, समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसने वर्क डन किया है ना W। Q मैंने उसे एनर्जी दी, W वर्क डन हुआ, वो 1 से 2 बन गया। ऑन दी सराउंड में देन दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसके इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा हम उसको डेल्टा U इज़ इक्वल टू U2 माइनस U1 से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और ये U2, ये 2 बड़ा नहीं आना है, ये 2 छोटा आना है जैसे मैंने लिखा हुआ है ख्याल से। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं आइडियल गैस की और रियल गैस की। अब आइडियल गैस और रियल गैस में फर्स्ट ऑफ ऑल फ़र्क क्या है, जाहिर सी बात है फ़र्क तो होना चाहिए ना। अब आइडियल गैस हम कहते हैं कि भी ऐसी गैस है जो कि लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बहुत ज़्यादा ओबे करती है, ठीक है, आइडियल है, बहुत ज़्यादा आइडियल है। ये इक्वेशन जो है PV इज़ इक्वल टू nRT इसको फॉलो करती है और इसमें किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। तो ये जो हमारी है आइडियल गैस होती है, लेकिन इस तरह की कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती, ये फ़र्जी बातें हैं, सिर्फ थेरेटिकल बातें हैं। इंटरनल एनर्जी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि इसकी आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये थ्योरेटिकल बातें हैं सारी। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम से आज़ाद है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही, टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रही है लेकिन उससे वॉल्यूम से आज़ाद है। अब रियल गैस, हाँ रियल गैसेस हैं, रियल गैसेस बहुत सारी हैं। इंटरनल एनर्जी इज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डिपेंडेंट, यानी कि जो रियल गैस है ना वो टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड कर रही है और वॉल्यूम कितना है उस पर भी डिपेंड करेगी। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल होगी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के। इंटरनल एनर्जी इज
इज़ वॉल्यूम डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है। अब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है ना वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है आइडियल गैस की, ये ज़रा ख्याल रखना है। यहाँ पे वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी इज़ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डिपेंडेंट, ये भी वही एक किस्म की बात हो रही है, बस पॉइंट बनाया हुआ है एक इजाफी सा। अच्छा, तो आज की बस इतनी ही बातें करनी थी और ज़्यादा टाइम नहीं है, आप भी थके ही होंगे, तो आराम करें, सोए, ज़िंदगी के मज़े लें, तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।